हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सी टेट 2020 के लिए। मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें हम सेट नंबर आज 24 को डिस्कस करेंगे। 24 सेट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस सेट देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। शिक्षा फॉर नौकरी के टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कीजिए और जो प्रीवियस लिंक है वो आपको आई सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को और बेल आइकन को यार ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको पता चले कि जितने भी आपके पास नोटिफिकेशन आ चुके हैं लेटेस्ट और लाइव क्लास के लिए। स्टार्ट करते हैं। वीडियो रहेगी हमारी पेपर 2 विज्ञान के लिए, सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज के सेशन के लिए, जो है हमारा सेट नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर्स में, बी एयर कंडीशनर्स में, सी परफ्यूम्स बनाने में, या डी ऑल दी अबव, इन सभी में ही इस्तेमाल किया जाता है। बताए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। और अच्छा क्वेश्चन है, पसंद आए तो यार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। फटाफट से चैट में आंसर दे, फिर इसके साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को असेस करेंगे। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं हम CFCs। ओके, और ये इनकी जो कुछ विशेषताएं क्या होती है, नॉन टॉक्सिक होते हैं ये, और नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि अज्वलनशील केमिकल्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इसमें जो एटम्स होते हैं वो कार्बन के एटम भी पाए जाते हैं, क्लोरीन के भी पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं Cl2, क्लोरीन के भी पाए जाते हैं, फ्लोरीन के भी में एटम्स पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्लोज टू ज़ीरो होता है, यानी कि BP करके लिख रहा हूँ, BP इज इक्वल टू क्लोज टू ज़ीरो। बॉइलिंग पॉइंट इनका लगभग ज़ीरो के बराबर होता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल। यानी कि इन सभी में क्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है भाई, रेफ्रिजरेटर भी कूल करने का काम करता है, एयर कंडीशनर भी आपका कूल करने का काम करता है। परफ्यूम्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, जब आप स्किन से टच करेंगे परफ्यूम्स को तो उसमें भी एक कूलेंट प्रॉपर्टी होती है। सभी में बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नियर टू ज़ीरो है, इसीलिए इनका इस्तेमाल इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। ए बाई डायरेक्शनल होता है भाई, बी यूनिडायरेक्शनल होता है, सी नॉन डायरेक्शनल यानी कि दिशाहीन, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है किस चीज़ में पूछा जा रहा है, फूड चेन, जिसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, तो किस माध्यम के थ्रू होता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है, जो लोग भी इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, एकल दिशा जिसको हम बोलते हैं, वो इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्या होता है अभी, जो खाद्य श्रृंखला होती है तो उसमें ऊर्जा का प्रभाव जो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, वो विभिन्न स्तरों में होता है, यानी कि डिफरेंट लेवल्स में होता है। इसको आप ध्यान रखना, इनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसमें फ्लो टेक्स प्लेस इन वेरियस लेवल्स। और इन्हीं लेवल्स को हम क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं पोषक स्तर को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इनको ट्रॉपिक या ट्रॉपिकल, इन्हीं को बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, तो इसलिए समरी इसके साथ साथ आपको डिफाइन कर रहा हूँ। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, क्लियर है भाई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल लेवल, या इन स्तरों को हम पोषक स्तर बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एनुअल रेन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में वार्षिक वर्षा कितनी होती है आपको बताना है। लेस देन 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर, लेस देन 150 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है मोर देन 300 सेंटीमीटर। फटाफट से करेक्ट आंसर कीजिए। जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उनमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है ये आपको बताना है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से कम है, 200 से ज़्यादा है, 150 से कम है, या 300 से ज़्यादा है। बताएं भाई क्या होता है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, चैट में बताएं। देखिए जो लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। क्या है भाई, लेस देन 200 होती हैं एनुअल रेन इन ट्रॉपिकल रीजन, जिनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। और ये कैसे वन होते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये इंडिया में फाउंड किए जाते हैं, जितने भी हमारे वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनको पाया जाता है उष्णकटिबंधीय। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, वहाँ पे भी हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, लेस देन 200 सेंटीमीटर
यहाँ पे वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने अभी ए आंसर किया बहुत ही बढ़िया आंसर किया है भाई। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन यार अच्छे लग रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें भाई। हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड आयरन और रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? विश्व के लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत भारत में मौजूद है? 80%, 20%, 10% या फिर 50%? बताए भाई। विश्व में जितने भी लौह अयस्क का भंडार है तो उसमें से भारत में कितनी मात्रा पाई जाती है लौह अयस्क की, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस की तरह भी आपको पता होना चाहिए कि कितना लौह अयस्क हमारे भारत देश में मौजूद है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी 20% यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया है, 20% बताया, वो बिल्कुल करेक्ट है। भारत हमेशा, देखिए भाई, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो भारत हमेशा उन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है जिसमें जो बेसिक चीज़ें जो हमारे यहाँ पर मिलती हैं, उनमें से जो बेसिक चीज़ें हैं, संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो हैं जो भंडार प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती हैं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सभी के लिए। जैसे एक देखते हैं हम, जो हमारे पास आता है बॉक्साइट, हमारा प्रचुर मात्रा में मिलता है इंडिया में। कॉपर भी मिलता है भाई, और क्रोमाइट जिसको हम बोलते हैं ये भी पाया जाता है। डायमंड पता है ये आपको, गोल्ड हुआ। तो ये सारे क्या हैं, सब अयस्क ही हैं, हमारे ओर्स हैं ये हमारे, ठीक है। लेड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक, यूरेनियम हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। जितना भी हमारा भारत देश है उसके अलग अलग रीजन में ये सारे तत्व पाए जाते हैं, और जिसमें 20% ऑफ वर्ल्ड आयरन रिजर्व इन इंडिया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, 5 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा मानव शरीर की प्रति रक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है? ए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी जीका, सी हेपेटाइटिस, या डी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी साइंड्रोम्स? बताएं भाई क्या होगा करेक्ट आंसर, कि कौन सा इनमें से प्रतिरक्षा जो प्रणाली होता है उसको नष्ट कर देता है? फटाफट से आंसर कीजिए, क्या है होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए जो लोग भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं एड्स। तो ये क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता पर वार करता है मनुष्य में, और इससे क्या होता है, ये जो बीमारी होती है कोज बाय होती है इन्फेक्शन विद ह्यूमन वायरस, यानी कि HIV जिसको हम बोलते हैं, HIV, ठीक है भाई, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म हमारे पास ये होता है, और ये जो मेनली कॉज्ड होती है जितने भी हमारा अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है उससे कॉन्टामिनेट करती है। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है यानी कि ब्लड का आदान प्रदान होता है उसमें भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। और जितने भी हाइपोडर्मिक जितनी निडल्स होती हैं, जो इंजेक्शंस लगवाते हैं, उन निडल्स के माध्यम से भी इसके होने का डर रहता है। मदर से चाइल्ड को होने का डर रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये सब इसके कॉजेज़ हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो? संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, या सी है जीका, लास्ट ऑप्शन डी है हमारे पास चिकनगुनिया। बताया भाई क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। फटाफट से आप आंसर कीजिए, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के। इसी तरीके से आंसर करते रहें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, लॉकडाउन के टाइम का पूरा फ़ायदा उठाएं। आने वाले अपने CTET और जितने भी आप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए देना चाहते हैं अपना ड्रीम पूरा करें पढ़ाई करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फटाफट से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं चिकनगुनिया, ठीक है भाई। तो ये होता है हमारे किसी इन्फेक्टेड एडीज़ मॉस्किटो से होता है, संक्रमित बीमारी है जो एडीज़ मच्छर के कारण काटने से होती है, और यह मुख्य रूप से संक्रमित एडीज़ प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। सही है भाई, क्लियर हो गया कौन सी बीमारी, चिकनगुनिया होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है हमारे पास। मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ। मलेरिया की उपस्थिति को रक्त परीक्षण द्वारा किसकी उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है? मलेरिया का पता लगाना किसके थ्रू है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रप्चर्ड लीवर सेल इन ब्लड, बी रक्त में मच्छर के लार्वा, सी एक्स ऑफ मॉस्किटो इन द रेड ब्लड सेल्स, डी प्लाज्मोडियम इन द ब्लड सेल्स। तो किस चीज़ के टेस्ट के द्वारा हम मलेरिया की उपस्थिति का परीक्षण के थ्रू पता लगाया जा सकता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद राइट ऑप्शन पर आते हैं। तो देखिए जो हमारे पास होती है लाल रक्त
कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। इसका परीक्षण करके हम मलेरिया की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते, जिनमें क्या होता है सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम को इन्फेक्ट करता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज़ का हम पता लगाते हैं। जो आरबीसी होती है इनको हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। ओके, और इसका जो सिम्टम क्या है भाई, इससे फीवर आता है, ज्वर आता है, और 4 से 6 घंटे बाद ज्वर उतरता है, पसीना आता है जब हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो मलेरिया के देखे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। नेम द 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स which secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones। ऐसे 2 ग्लैंड्स के बारे में आपको बताना है जो सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऑर्डर देने पर। ओके, उन 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए जो पिट्यूट द्वारा स्रावित हार्मोन्स के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने ही हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ए एड्रिनल या पैनक्रियाज, बी थायराइड या टेस्टिस, सी एड्रिनल या थायराइड्स, या डी पैनक्रियाज या फिर ओवरी। फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, और जहाँ तक ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सी टेट में ऑलरेडी पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, और ये मई 2016 का क्वेश्चन रेज किया है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 तो इंपॉर्टेंट हुआ पेपर 2 साइंस के लिए। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल एंड पेनक्रियाज। एड्रिनल और अग्नाशय जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसके द्वारा ऑर्डर भेजने पर अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, स्त्रावित करते हैं, और ये क्या है, अंतःस्रावी तंत्र है, और जो विशेष अंगों के भीतर हार्मोन्स को स्त्रावित करते हैं, हार्मोन वाहक के रूप में कार्य करते हैं, और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में रक्त प्रवाह जो होता है उसके द्वारा संचरित किए जाते हैं, जो इन संदेशों की व्याख्या करते हैं और उन पर कार्य करने का काम जो करते हैं वो यही हैं, एड्रिनल एंड पैनक्रियाज ही हैं। क्लियर हो गया भाई आपको? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे भाई। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय द सिंगल जीन म्यूटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जीन परिवर्तन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉन्जेनिटल डिजीज, जन्मजात रोग, एक्वायर्ड डिजीज उपार्जित रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गैर संक्रामक रोग, या डी नन ऑफ द अबव। बताया भाई कौन सा सिंगल जीन म्यूटेशंस की वजह से होता है, कौन सी डिजीज ऐसी है निम्नलिखित में से जो जीन उत्परिवर्तन का कारण होता है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए। देखिए जो लोग भी आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज, जन्मजात रोग होते हैं ये, जिनकी वजह से पाई जाने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, यानी कि जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल जो ऑर्डर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक असमानताएं जो होती हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक कोशिकीय एनीमिया होता है, और वर्णता होती है, यानी वर्णता जो हमारे पास ब्लाइंडनेस होती है कलर को डिफ्रेंशिएट ना कर पाने के लिए। हेमीफ्लीबिया भी इसी के कारण होता है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ के कारण होता है, यानी कि जन्मजात से ही पाई जाती है मनुष्य के अंदर। जैसे वर्णता, जब कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो भी जन्मजात ही मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और दूसरा जिसको हेमीफ्लूविया बोल रहे हैं वो भी, और ये सिंगल सेल एनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है? ऑप्शन आर ए रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, या फिर ओशियन। नदियाँ, जंगल और डेजर्ट, रेत के जो टीले होते हैं, ओशियन समुद्र हो गया। बताएं आप फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन सा माना जाता है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो जो लोग भी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चूज़ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल जो होते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो ये थे हमारे वीडियो के आज के कुछ इंपॉर्टेंट और इस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2020 पेपर में साइंस को अटेम्प्ट करने के लिए। फॉलो करना है आपको केवल टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारे वीडियोस के मिल सकें, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। थैंक्स।